नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ओम ढाल आपका विज्ञान गुरु पीक इंस्टीट्यूट के इस हिंदी माध्यम के चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का धातु और अधातु ये पाठ चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग 4 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज हमारा 5वां वीडियो है। चौथा वीडियो जो था वो पूरी तरह धातुओं के और अधातुओं के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उसके ऊपर था। आपको मैंने बताया धातु और अधातु मिलकर के आपस में आयनिक यौगिक बनाते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन देने में राजी हैं, इसलिए वो धनायन बन जाती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेने से राजी हैं, इसलिए वो ऋणायन बन जाती हैं। धनायन और ऋणायन एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के जो बंध बनाते हैं उसे कहते हैं आयनिक बंध, और इन यौगिकों को कहा जाता है आयनिक यौगिक। आइए इन आयनिक यौगिकों के और कौन कौन से गुणधर्म हैं वो देखते हैं। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और अब हम सीखना शुरू करते हैं। पार्ट 3 धातु और अधातु आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये हमारा टॉपिक है। पहला गुणधर्म भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है फिजिकल स्टेट, जो चीज़ हमें दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, वो जब लिक्विड है हमें पानी जैसा दिखता है, वो लिक्विड है। फ्रिज में रख दोगे 2-4 घंटे बाद वो बर्फ बन जाएगा तो उसकी भौतिक अवस्था ठोस हो जाएगी। गर्म करोगे तो उसकी भौतिक अवस्था वाष्प हो जाएगी। जो अवस्था हमें दिखाई देती है उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था कैसी होती है? ये आम तौर पे ठोस होते हैं, बड़े कठोर होते हैं और भंगूर प्रकृति के होते हैं। भंग प्लस ऊर, यानी जिसकी आत्मा टूट जाए। हथौड़े से मारने पर या पटकने पर वो चकनाचूर हो जाते हैं शीशे की तरह, वो भंगूर है। इसका मतलब ये नहीं कि शीशा एक आयनिक यौगिक है ना। जो आयनिक यौगिक आपके सिलेबस में है NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये अब तो सब लोग घरों के अंदर फ्री फ्लो आयोडाइज नमक ही खाते हैं। हम जब छोटे थे तो उस समय बाज़ार के अंदर नमक खुला मिला करता था और वो बारिश के दिनों में इकट्ठा होकर के उसके डले बन जाते थे। बाद में घर पे माताश्री उनको कूट करके फिर बारीक चूर्ण बनाती थी, पर फिर भी उसके बड़े डले ही होते थे। हमें याद आता है, हम उठाते थे ऐसे तो बड़े बड़े डले होते थे। वो जो बड़े टुकड़े जब उनको कूटते तो वो टूट जाते, उसी को कहते हैं ब्रिटल या भंगूर। तो आयनिक यौगिक सारे के सारे ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगूर प्रकृति के होते हैं। ये पहला गुणधर्म है आयनिक यौगिकों का। बार बार आप नमक का उदाहरण याद रखिएगा। कोई भी एग्जाम्पल दूं तो दिमाग में उसकी इमेज बना सकते हैं। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये तो मैंने अंग्रेजी बता दी, अर्थ समझिए। किसी भी यौगिक को, किसी भी पदार्थ को जब हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में वो ठोस होता है। जैसे जैसे उसके कण ऊष्मा ग्रहण करते जाते हैं, उनके कणों के बीच में दूरी बढ़ती जाती है और कणों के बीच दूरी बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे लिक्विड बन जाता है। जिस टेम्परेचर पर वह पिघलना शुरू करता है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब आपने उसको और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, एक टाइम के बाद उसके कणों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि सब हर कण अलग होकर के उड़ने लगता है वाष्प बन करके। जिस पल लिक्विड वाष्प बन जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो धातु और अधातुओं के मिलने से जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। कितना उच्च होता है आओ बताता हूँ। NaCl, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 1465 है, वो भी डिग्री सेल्सियस में। आप समझ सकते हो। तुलना करने के लिए मैंने आगे यहाँ लिखा हुआ है, पहले अपन KCl देख लेते हैं। KCl का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है 1420 डिग्री सेल्सियस और CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट है 1935 डिग्री सेल्सियस। भाई जी, अगर आप लोहे को पिघलाना चाहो ना तो वो 1500 डिग्री पर पिघल जाता है। लोहा 1500 डिग्री पर पिघल जाता है। यहाँ हमारे NaCl और KCl लगभग वही टेम्परेचर मांग रहे हैं।
इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि अगर आप एक तवे पर नमक को रख करके गरम करो तो तवा और नमक साथ साथ पिघलेंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो पूछो मत, और भी ऊंचा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? कारण इतना ही है कि जो Na+ और Cl- या धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण इतना प्रबल है कि उस आकर्षण को तोड़ने के लिए आपको हीट चाहिएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा बिंदु है 3 नंबर, घुलनशीलता, विलयता। जब आप इन यौगिकों को किसी भी विलायक में घोलोगे, अगर तो विलायक ध्रुवीय विलायक है तो ये आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन अगर विलायक ध्रुवीय विलायक नहीं है तो फिर ये आसानी से नहीं घुलते। तो ये ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक ये क्या बला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, विलायक का मतलब होता है वो जो किसी चीज़ को अपने अंदर घोलता है। अगर वो विलय के अणुओं को प्लस और माइनस में आसानी से तोड़ दे तो उसे ध्रुवीय विलायक कहते हैं। जो ध्रुव बना देता है, तो आसानी से ध्रुव बना दिए उसने। लेकिन अगर ऐसे विलायक जो ध्रुव नहीं बनाते हैं तो उन्हें अध्रुवीय विलायक कहते हैं। जल एक ध्रुवीय विलायक है, वो खुद भी H+ और OH- में टूटता है और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें घुलती हैं वो उनको प्लस और माइनस में आसानी से तोड़ देता है। इसी कारण जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जबकि केरोसिन और पेट्रोल आदि अध्रुवीय विलायकों में ये नहीं घुलते। केरोसिन और पेट्रोल में आसानी से नहीं घुलते। ठीक है बच्चों, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, कोई ज़्यादा जोर नहीं आता है। अब अगला टॉपिक हमारा विद्युत चालकता, मतलब करंट का प्रवाह करने पर क्या होता है। क्योंकि घुलित अवस्था में जब आप उनको जल में घोलते हो तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, अतः ये अच्छे चालक होते हैं। चालक कौन है? जो आयनों का आदान प्रदान करे, जो धनायन और ऋणायन के रूप में आगे कैथोड और एनोड पे जा सके, वो अच्छे चालक हैं। और ये जाएंगे तो अच्छे चालक हुए ही। जब इनको आपने घोला है जल में और इसके अंदर आपने ये देखिए बैटरी लगाई है मैंने, ये यहाँ पर स्विच है, कुंजी है, जहाँ पर ये बड़े वाला डंडा हमेशा प्लस होता है, ये छोटे वाला डंडा माइनस दिखाते हैं। कभी आप जो घड़ी में लगाने वाले सेल को आप ध्यान से देखना, उसको आप देखोगे तो उसके ऊपर जो टोपी है वहाँ पर छोटा सा प्लस लिखा हुआ है और नीचे बॉटम में माइनस लिखा होता है। तो प्लस जो है वो एनोड सिरा है, माइनस सिरा कैथोड सिरा कहलाता है। अब हम वो दिखाने के लिए यहाँ पर ये डंडा बड़ा और ये छोटा करते हैं। धारा हमेशा प्लस से बहनी शुरू होती है और बहती हुई माइनस की तरफ जाती है और ये परिपथ पूरा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप धारा चालू करोगे, इसके अंदर धारा बहनी शुरू हो गई है और जो भी अंदर NaCl है, KCl है, MgCl2, CaCl2 जो भी है, वो तुरंत प्रभाव से आयनों में टूटना शुरू कर देता है। Na+Cl-, क्योंकि जो प्लस आयन होता है वो माइनस वाले डंडे की तरफ दौड़ेगा जो कि कैथोड होता है, और जो माइनस वाला एनायन है वो एनोड की तरफ दौड़ेगा क्योंकि वो ऋणायन है, उसको धनायन से प्रेम है। इस तरीके से दोनों विपरीत आवेश की तरफ दौड़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म है वो मोटा मोटी ये 4 हैं। मैं पुनः रिवाइज कर दूं, ये बहुत कठोर होते हैं, इनकी अवस्था ठोस होती है और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, इतना उच्च होता है कि वो धातुओं से भी उच्च होता है। ये जल में आसानी से घुलते हैं, लेकिन अगर अध्रुवीय विलायक है तो उनको आसानी से नहीं ये घुल पाते, जैसे केरोसिन और पेट्रोल हो गया। तो मुझे याद आता है कि एक मूवी है, मैं फिल्में काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ तो मुझे उनके उदाहरण याद आ जाते हैं। कटरीना कैफ की मूवी है जिसका नाम है मेरे ब्रदर की दुल्हन। तो उसमें कुछ लड़कियाँ टूर पे जाती हैं और कटरीना कैफ को दिखाते हैं कि वो बस का टंकी का ढक्कन खोल करके उसके अंदर मुंह से फाड़ करके एक चीनी वाला पैकेट खाली कर देती है। तो जो चीनी है वो नीचे चली जाती है और वो पाइपों को ब्लॉक कर देगी। चीनी पेट्रोल में नहीं घुलती, डीजल में नहीं घुलती
और वो नीचे पेट्रोल उसने पूरे इंजन को सीज कर दिया है। अब उसमें जो है वो टंकी ब्लॉक हो गई है, तो आगे डीजल या पेट्रोल मिल नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब ये तो मूवी में दिखा रखा था, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को वहाँ से समझिए कि अगर ध्रुवीय विलायक होता तो चीनी उसमें घुल जाती, लेकिन अध्रुवीय विलायक है तो चीनी उसमें नहीं घुल रही है। यद्यपि चीनी आयनिक कंपाउंड नहीं है, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण उठाया है कि आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं और अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुल पाते। और विद्युत चालकता, क्योंकि ये घुल जाते हैं तो आसानी से आयनों का आदान प्रदान करते हैं और विद्युत का चालकता करते हैं। अच्छा दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगला नया टॉपिक। कृपया सहयोग करें, कक्षा 10 के बच्चों तक लिंक पहुंचाएं, क्योंकि देखो मेरे वीडियो कॉमेडी के, जोक के या फूहड़ वीडियो नहीं है। मेरे वीडियो केवल और केवल वो बच्चे देखेंगे जो कक्षा 10 में हैं, जिनके एग्ज़ाम हैं, जिनको नंबर लाने हैं, और हो सकता है अभी भी ना देखे, वो एग्ज़ाम के पास में देखेंगे। तो मैं देखता हूँ मेरे व्यू आते हैं 25, 30, 40, 50, तो मैं इस बात से खुश हूँ कि वो 50 बच्चे तो देख रहे हैं। मुझे 1K 2K व्यूज़ नहीं मिल रहे और ना अभी चाहिए। वास्तविकता यही है कि बहुत बड़े लेवल पर धीरे धीरे ही बढ़ा जाता है। कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उन तक मेरा लिंक पहुंचाएं, ताकि वो इस पढ़ाई का उपयोग करके नंबर ला सकें। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।